हे गाइस, नमस्कार। मैं हूं विनीत कुमार और आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल अड्डा। दोस्तों, आज हम फिर उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हिमानी स्थलाकृतियों के विषय में चर्चा करेंगे। जियोमॉर्फोलॉजी का ये एक पार्ट है भू-आकृति विज्ञान में, इसका भी हम भूमिकाएं हैं। तो आज हिमानी स्थलाकृतियों को एक एक करके देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। हिमानी स्थलाकृतियों में हम एक एक चीज समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसके कार्य क्या क्या हैं। हिमानी के कार्य, यह किस प्रकार से अपना कार्य करते हैं। तो हिमानी स्थलाकृतियों का निर्माण तब होगा जब हिम नदी कोई कार्य करेगी। क्या करेगी? 3 प्रकार के कार्य करती है यह। अपघर्षण, उत्पाटन, अपघर्षण, उत्पाटन और तुषार क्रिया। क्या? तुषार क्रिया। ये 3 प्रकार के कार्य हिमानी या हिम नदी कह सकते हैं करती है। इन 3 के आधार पर ही अलग अलग होते हैं, इनके स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। उसमें सबसे पहले देखेंगे हिमानी द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृतियां। क्या? अपरदनात्मक स्थलाकृतियां तो जो अपरदनात्मक स्थलाकृतियां हैं यानी इरोजनल जो लैंड फॉर्म्स हैं। क्या? इरोजनल लैंड फॉर्म्स के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। उससे पहले यह समझ लेना जरूरी है कि हिमानी क्या है, फिर बाद में देखेंगे। चीजें समझते हैं तो हमें पता है कि जैसे जैसे धरातल से का तात्पर्य पृथ्वी के सरफेस भाग से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, ऊंचाई बढ़ती है, तापमान में क्या होती है? कमी आती है। तापमान में कमी आती है तो धीरे धीरे, चूंकि हमें पता है कि जो हमारा वायुमंडल है उसमें जलवाष्प होते हैं और जलवाष्प में जल के कण पाए जाते हैं। तो वही जब धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हैं तो ये एक बादल का रूप लेते हैं और बादल भी क्या होता है? बर्फ का ही रूप होता है। ठीक उसी तरह से यही विशाल रूप, जैसे हम पहाड़ी पर भी अगर समुद्र तल से, ये सरफेस की बात हम जो कर रहे हैं, इसकी ऊंचाई से हमें तात्पर्य है कि समुद्र तल से 165, हम जानते हैं कि 165 मीटर जाने पर 1 डिग्री तापमान कम होता है। ठीक इसी से इसका तात्पर्य होता है कि जो पहाड़ी हैं, पठार हैं, बड़े बड़े जो पर्वत हैं, उन पर बड़े बड़े ग्लेशियर्स का निर्माण हुआ है और उन्हीं ग्लेशियर्स के द्वारा निर्मित जो स्थलाकृतियां हैं उनके विषय में हम आज यहाँ पढ़ रहे हैं। ये अलग अलग, जहां से ये कहा जाता है कि एक शब्द मिलता है। क्या मिलता है? हिमरेखा। समझ लेते हैं इसे। हिमरेखा वह रेखा होती है जिस रेखा के ऊपर कभी भी क्या है? कभी भी बर्फ पिघलता नहीं है, यानी निरंतरता उसकी चट्टान जो बर्फ से एक आच्छादित क्षेत्र है वो निरंतर बना रहता है। तो इसी को हिमरेखा के नाम से जानते हैं। वह स्थान, वह लाइन जिसके ऊपर बर्फ हमेशा आच्छादित रहे उसे हिमरेखा कहते हैं। हिमरेखा
भूमध्य रेखा से जब हम उत्तर जाते हैं ध्रुवों पर, तो अलग अलग जगह पर हिम रेखाओं की अलग अलग स्थिति हमें देखने को मिलती है। ठीक इसी तरह से भूमध्य रेखा से जब हम दक्षिणी ग्लोब पर जाते हैं तो वहां भी हमें हिम रेखाएं अलग अलग ऊंचाइयों पर देखने को मिलती हैं। कुछ हिम रेखाएं जैसे दक्षिणी ग्रीनलैंड और चिली की बात करें तो यहाँ पर जो हिम रेखाएं हमें मिलती हैं वो 666 मीटर ऊपर देखने को मिलती हैं। ठीक इसी तरह से बात करें अगर भूमध्य रेखा पर जो उच्च पर्वत हैं, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में जो उच्च पर्वत हैं उनमें इनकी ऊंचाई हमें कितने देखने को मिलती है, 5600 मीटर तक मिलती है। हिमालय पर्वत में भी यह ऊंचाई हिमालय पर्वत पर भी हिम रेखा की जो ऊंचाई है 4300 से कितना 4300 मीटर से लेकर लगभग 5300 मीटर तक देखने को मिलती है। तो ये बात हम कह सकते हैं कि पूरे ग्लोब पर, पूरे धरातल पर हिम रेखाएं अलग अलग होती हैं और हिम रेखाएं जहां पर स्थित होती हैं उसके ऊपर एक हिम चादर बिछी होती है और उसी हिम चादर में जब तापमान की अधिकता होती है या भौतिक कुछ रासायनिक कारक होते हैं तो उससे वही हिम पिघलता है और बर्फ का बड़े बड़े शिलाखंड, हिम के बड़े बड़े शिलाखंड आपस में एक दूसरे से टूट फूट कर बहते हैं और उन्हीं से एक नदी का निर्माण होता है जिसे हम हिम नदी कहते हैं, हिम नदी। और इसी हिम नदी के द्वारा बहुत सारे स्थलाकृतियों का निर्माण देखने को मिलता है जिसके विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हिमानी से निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृतियां। हिमानी से निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृतियां यानी ओरिजिनल लैंडफॉर्म्स जो ही हैं, किससे, ग्लेशियर से निर्मित जो इरोजनल लैंडफॉर्म है उसके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। तो एक एक करके चर्चा करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें यू आकार की घाटी के विषय में पढ़ेंगे। यू आकार की घाटी, इससे पहले की वीडियो में हमने नदी से निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृतियां पढ़ी थी। अब यहाँ हम यू आकार की घाटी, हिम नदी से निर्मित स्थलाकृतियों में यू आकार की घाटी पढ़ेंगे। यू आकार की घाटी का मतलब कि ऐसी घाटी जो अंग्रेजी के यू अक्षर जैसे दिखाई दे तो यू आकार की घाटी कहेंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मान लीजिए ग्लेशियर का थोड़ा सा भाग यदि पिघलकर किसी सरिता के रूप में जाता है, बाद में यदि उसमें बड़े बड़े शिलाखंड जाते हैं तो उसके दोनों किनारों को तोड़कर गहरे कर देते हैं, एक सपाट बना देते हैं और ढाल क्या होती है, तीव्र हो जाती है। और इसी तीव्र ढाल के बाद इसमें से बड़े बड़े शिलाखंड, हिमखंड बहते हैं। तो इन घाटियों को हम क्या कहते हैं? यू आकार की घाटी कहेंगे। क्या कहेंगे? यू आकार की घाटी कहेंगे। यू आकार की घाटी का शेप इसी तरह से होता है। इधर ये भाग है, बीच में हिम नदी है, हिम नदी बह रही है और हिम नदी छोटे छोटे, जब इसमें बड़े बड़े हिम के टुकड़े होंगे तो ये एक दूसरे के किनारों को घसीटने का काम करेंगे जिससे घाटी चौड़ी हो जाएगी और इसका जो तली भाग है यह भी चौड़ा होता जाएगा तो यू आकार की आकृति बन जाएगी, यू आकार की घाटी का निर्माण हो जाएगा। इसके बाद दूसरी घाटी की बात करेंगे। ऐसा दो प्रक्रियाओं से होता है, जैसे हमने इसके कार्य में देखा था, अपघर्षण भी होता है और उत्पाटन की क्रिया भी होती है। अपघर्षण, उत्पाटन की क्रियाएं क्या हैं इसे भी समझ लें। अपघर्षण में क्या होगा? जब हिमानी का टुकड़ा, जब बर्फ का टुकड़ा किसी स्थल भाग को क्या करेगा? रगड़ेगा, घसीट कर तोड़ेगा तो उसे क्या कहेंगे?
उसी भाग को कहेंगे हम अपघर्षण। अपघर्षण, उसके बाद यदि ये आपस में टूटकर तुरंत क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे, प्लकिंग हो जाएगी, इसमें तोड़ने का काम हो जाएगा, तो इसके हम कहेंगे उत्पाटन। क्या कहेंगे? उत्पाटन कहेंगे। तो ये यू आकार की घाटी में दोनों रोल होता है, अपघर्षण का भी और उत्पाटन का भी। इसके बाद इसी में यू आकार की जो घाटी है, एक नई घाटी का निर्माण होगा, एक छोटी सी और घाटी आएगी जो मुख्य घाटी है, उसमें आकर एक और हिम नदी, छोटी नदी मिलेगी, तो इससे निर्माण होगा नेक्स्ट लटकती घाटी। क्या? लटकती घाटी या नतिलंब या लंबित कह सकते हैं, लंबित घाटी का निर्माण होगा। क्या होगा? लंबित घाटी का निर्माण होगा। चलिए इसे भी समझने का प्रयास करते हैं चित्र के माध्यम से। ये कोई मुख्य हिम नदी है, मुख्य हिम नदी बह रही है। ऊपर यहां तक क्या है, इस भाग में ये चट्टानी भाग है और इस चट्टानी भाग के ऊपर से कोई पतली और हिम नदी जब आकर इसमें गिरेगी, मुख्य घाटी में गिरने का प्रयास करेगी, आके मिलेगी, तो इसी को हम कहेंगे, क्या कहेंगे? लटकती घाटी। दूर से ये हमें देखने पर पता चलेगी यह लटकी हुई है, लटकती घाटी का निर्माण होगा, यानी हैंगिंग्स वैली का निर्माण होगा यहां। इसके बाद नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम सर्प का निर्माण। किसके विषय में? सर्प के विषय में। देखते हैं सर्प। सर्प का निर्माण क्या होगा? कोई पहाड़ी क्षेत्र है। क्या है? कोई पहाड़ी क्षेत्र है और उस पहाड़ी क्षेत्र में सर्प या हिमगढ़ कहेंगे इसे, हिमगढ़, हिमगहर या गढ़, गड्ढा कहेंगे। तो इसे समझने का प्रयास करेंगे चित्र के माध्यम से। ये पहाड़ी भाग है और इस पहाड़ी भाग पर कोई हिम नदी यहां से बह रही है, हिम नदी बह रही है और हिम नदी बहने का काम जब करेगी, कभी स्थिति ऐसी आती है कि जो हिम के बड़े बड़े शिलाखंड हैं, इसे प्लगिंग कर दे, चट्टान को तोड़कर गहरे गड्ढे बना दे, बीच में क्या बना दे? गहरे गड्ढे बना दे, और इसी गड्ढे से को हम कहेंगे हिमगहर। क्या कहेंगे? इस गड्ढे को हम कहेंगे हिमगहर। सर्प क्या है इसे समझेंगे। बेसिकली सर्प एक आरामदायक कुर्सी की तरह है। जैसे हम देख रहे हैं धीरे धीरे ये पहाड़ी को काटकर, धीरे धीरे ये पहाड़ी को काटकर इस तरह से एक आराम सेब की तरह बन जाएगी और बाद में इसमें जब गड्ढे हो जाएंगे तो हिमगहर का निर्माण हो जाएगा। यानी सर्प एक आरामदेह कुर्सी की आकृति, जब हिमानी के द्वारा एक आराम कुर्सी जैसे आकृति का निर्माण हो जाएगा तो उसे हम कहेंगे सर्प। उसे हम क्या कहेंगे? सर्प कहेंगे। इसके बाद सर्प के बाद हिम झील का निर्माण होगा। किससे? हिम झील या टार्न। किससे? हिम झील या टार्न का निर्माण कैसे होगा इसे समझेंगे। जब ये अपर्दन क्रियाएं जारी थी और अपर्दन क्रियाओं के बाद हमने कहा कि ये क्या है, सर्प का निर्माण हुआ और इसमें हिम के कण भी भरे हुए हैं और हिम के कण जब पिघल जाएं, हिम के शिलाखंड जब पिघल जाएं तो ये एक झील का रूप ले लेगी। किसका? एक झील का रूप ले लेगी और उसमें जल भर जाएगा, तो उसी को हम कहेंगे टार्न। क्या कहेंगे? टार्न। या
इसी को टार्न कहेंगे, या इसे हम कह देंगे क्या, हिमझील। क्या कहेंगे, हिमझील। प्रक्रियाएं सेम है, बस उसमें थोड़ा सा अंतर यह है कि टार्न तब इसे कहेंगे जब हिम पिघलकर जल के रूप में हो जाएगा, तो इसी को हिमझील कहेंगे या टार्न कहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या होगा, हार्न या गिरश्रिंग के विषय में पढ़ेंगे। टार्न, फिर नेक्स्ट पर हम पढ़ेंगे हार्न या गिरश्रिंग। गिरश्रिंग समझने का प्रयास करेंगे, टार्न क्या है और हार्न क्या है और गिरश्रिंग क्या है। जब दो सर्क आपस में विपरीत दिशा में होते हैं, जैसे कोई ऊंची सी पहाड़ी है, ऊंची सी पहाड़ी है और ऊंची सी पहाड़ी पर इस तरह से दो सर्क, एक सर्क इसके इस दिशा में और एक सर्क इसके इस दिशा में निरंतर पीछे बढ़ते रहेंगे, निरंतर अपरदन के कारण पीछे बढ़ना जारी रहेगा। क्या होगा, पीछे बढ़ना जारी रहेगा, और पीछे बढ़ना जब इनका जारी रहेगा तो इससे क्या होगा, जो पहाड़ी क्षेत्र है धीरे धीरे अपरदन प्रक्रिया जारी रहेगी, तो यह जाकर दोनों सर्क ऊपर से एक जगह पर मिल जाएंगे, और जो नोकीला भाग पहाड़ी क्षेत्र का दिखेगा, जो नोकीला भाग ये पहाड़ी क्षेत्र का दिखेगा, सींग के आकार का दिखेगा, और इसी को कहेंगे गिरिशिंग। गिरि का अर्थ होता है पहाड़ी और सिंह का अर्थ होता है सींग। जब पहाड़ी सिंह की आकृति के जैसे दिखने लगे तो उसी को गिरिशिंग कहेंगे। इसी को इंग्लिश में हॉर्न कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को इंग्लिश में हॉर्न कहते हैं। क्या कहेंगे, इंग्लिश में इसे हॉर्न और हिंदी में इसे गिरश्रिंग कहेंगे। इस तरह से ये पहाड़ी है और पहाड़ी के दोनों ओर सर्क का निर्माण हुआ था, और सर्क धीरे धीरे अपरदन की प्रक्रियाएं चल रही थीं, और एक समय ऐसा आया कि दोनों ऊपर से नोकीले भाग के रूप में सिर्फ पहाड़ी बचती है। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे गिरश्रिंग में का जो सबसे अच्छा उदाहरण मिलता है हमें देखने को, उसके विषय में एक बार मैटरहॉर्न पीक है, एक स्विट्जरलैंड में है। कहा, स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में मैटरहॉर्न, क्या है, मैटरहॉर्न पीक, यानी मैटरहॉर्न पीक जो चोटी है, यह इसका सर्वोत्तम उदाहरण हमें देखने को गिरश्रिंग का मिलता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, गिरश्रिंग के बाद हमें नूनाटक की स्थिति देखने को मिलती है। और नूनाटक क्या है इसे समझते हैं। विस्तृत जो हिम क्षेत्र है, क्या है, विस्तृत जो हिम क्षेत्र है, उसमें विस्तृत हिम क्षेत्र में ऊंचे ऊंचे टीले हमें देखने को मिलेंगे। जैसे ये हिम क्षेत्र है और हिम क्षेत्र में ऐसे इस तरह से टीले हमें देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे, हमें टीले देखने को मिलेंगे, और इन्हीं टीलों से जो निर्मित होगा उसे हम क्या कहेंगे, नूनाटक कहेंगे। नूनाटक। ये टीले हमें देखने को मिलेंगे, और ये टीलों के चारों तरफ क्या होंगे, हिम से ये चारों तरफ से घिरे होंगे, और उसमें ये ऊंचे ऊंचे हमें उठे हुए टीले हमें देखने को मिलेंगे। कई बार ऐसा होता है कि इनका अपरदन इन टीलों का इतना हो जाता है कि सिर्फ इनके थोड़े से अवशेष ही बचते हैं, फिर भी ये हमें उस तरह से देखने को मिलते हैं। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं श्रृंग। क्या, श्रृंग या पुच्छ।
श्रृंग या पुच्छ, पुच्छ मीन्स पूछ, श्रृंग या पुच्छ पढ़ते हैं। कोई मान लीजिए, चलिए इसे भी एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे कोई पहाड़ी भाग है और पहाड़ी भाग पर कोई हिम नदी क्या कर रही है, कोई हिम नदी बह रही है। मान लीजिए कुछ दिनों बाद इसमें क्या हो जाता है, यह नीचे भाग दब जाता है और मुख्य सरिता इससे ऊपर फिर निकलने के जो हिमखंड है निकलेंगे, हिमखंड इससे ऊपर निकलेंगे। तो ऊपर जाने के बाद नीचे इसे पहाड़ी को क्या करेंगे, तोड़ने का प्रयास करेंगे, प्लगिंग करेंगे और प्लगिंग करने के बाद तोड़ने का जब प्रयास करेंगे, तोड़ने के बाद ये ऊपर आएंगे तो बहुत दूर तक ऐसे लुढ़कते हुए, क्योंकि ढाल बहुत कम हो जाएगा और ढाल कम होने के कारण ये काफी दूर तक लुढ़कते हुए ऐसे रहेंगे। तो जिससे क्या निर्माण होगा, हिमनदी के प्रवाह की दिशा इस तरफ है, ये समझते चलें। यहां से हिम ऊपर निकलेगा और ऊपर निकलने के बाद काफी दूर तक हमें एक दूसरे से मिला हुआ दिखाई देगा। तो इस तरह से हमें ये पूंछ जैसे आकृति दिखाई देगी, पूंछ जैसे आकृति दिखाई देगी। इसी को हम श्रृंग कहेंगे या पुच्छ कहेंगे। क्या कहेंगे, श्रृंग कहेंगे या पुच्छ कहेंगे। श्रृंग और पुच्छ दो शब्द हैं, इन्हें भी समझेंगे। श्रृंग इस भाग को, जो आगे वाला भाग है इसे श्रृंग और जो पीछे वाला भाग है इसे पुच्छ, यह भी समझ ले। फिर श्रृंग और पुच्छ इस तरह से इसका निर्माण हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बात करेंगे अपरदनात्मक स्थल रूपों में ही। भेड़ पीठ शैल, क्या भेड़ पीठ शैल का निर्माण कैसे होता है नेक्स्ट देखते हैं। आप लोग इसे नोट कर लें। फिर नेक्स्ट भेड़ पीठ शैल, भेड़ पीठ शैल को देखते हैं। भेड़ पीठ शैल या इसे क्या कहेंगे, रास मुटाने, रास मुटाने, भीड़ पीठ शैल या रास मुटाने, दोनों की प्रक्रियाएं बस समझने का प्रयास करते हैं। जो अभी हमने पढ़ा श्रृंग और पुच्छ, और उसी तरह से अब हम पढ़ रहे हैं क्या, भीड़ पीठ शैल। ये कोई पहाड़ी भाग है और पहाड़ी भाग पर इधर से स्थिति इस तरह से हमें देखने को मिल रही है। क्या, इस तरह से हमें स्थिति देखने को मिल रही है। और यहाँ हिम के कण क्या हैं, धीरे धीरे इधर कोई हिम नदी बह रही है और हिम नदी के जो भाग हैं, जो प्रयास रहेगा क्या, हिम के शिलाखंड धीरे धीरे इसे अपरदित करेंगे। किस भाग को, आमने सामने के जो ये भाग हैं उन्हें धीरे धीरे अपरदित करेंगे और अपरदित करके इस भाग को क्या कर देंगे, वो चिकना बना देंगे, चिकना बना देंगे। लेकिन जैसे ही शिलाखंड इसके ऊपर पहुंचेंगे तो तीव्र ढाल होने के कारण दूसरे दिशा में ये बहुत तीव्र गति से नीचे चले जाएंगे। गुरुत्वाकर्षण के कारण, बहुत तीव्र ढाल होने के कारण वो बहुत तीव्र गति से नीचे गिर जाएंगे, जिससे अपरदनात्मक प्रक्रियाएं तो होंगी लेकिन यहाँ ऊबड़ खाबड़ एरिया बन जाएगा। क्या, ऊबड़ खाबड़। और दूर से हमें देखने पर जो ये चिकना भाग हमें दिखाई दे रहा था, ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर मंद ढाल थी, यहाँ पर तीव्र ढाल हमें देखने को मिल रही है। तो मंद ढाल होने के कारण धीरे धीरे बर्फ के जो कण हैं, हिम का जो शिलाखंड है वो धीरे धीरे इसे अपर्दन का काम करेगा। तो धीरे धीरे अपर्दित करके इसे चिकना बना देता है और चिकना बनाने के बाद जो आकृति हमें दूर से देखने को दिखाई देती है
तो दूर से जब हम उस आकृति को देखते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि जैसे क्या बैठी हुई है, भेड़। भेड़ क्या हुई है, भेड़ बैठी हुई हमें दिखाई दे रही है और उसका पीठ हमें दूर से ऐसे लग रहा है कि उठा हुआ प्रतीत होता है। तो इस आकृति को हम कहते हैं भीड़ पीठ शैल, भेड़ पीठ शैल या रास मुटाने। क्या कहेंगे, भेड़ पीठ शैल या रास मुटाने कहेंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो है वह पढ़ेंगे हिम सोपान। क्या है, हिम सोपान। हिम सोपान में हमें इस तरह से आकृति देखने को मिलती है। मान लीजिए ये ऊंची पहाड़ी है और ऊंची पहाड़ी के बाद कुछ और नीचे आने पर एक बार पुनः ये सोपान की तरह आकृति दिख रही है और उसके ऊपर से हिम नदी बह रही है। तो इस आकृति को इस तरह से जब सोपानी रूप में यह आकृति बनेगी तो उसी को हम कहेंगे हिम नदी सोपान। क्या कहेंगे, हिम नदी सोपान। यह भी एक अपरदनात्मक स्थलाकृति होती है। इसके पीछे बहुत सारे कारण काम करते हैं, जैसे कभी कभी भ्रंशन के कारण भी इन सीढ़ियों का निर्माण होता है, कभी कभी भ्रंशन के कारण भी इन सीढ़ियों का निर्माण होता है, और अपर्दन के कारण तो होता ही है, क्योंकि अपर्दन तभी होगा जब मान लीजिए ये सेल मुलायम है तो जल्दी टूटेगी, उसकी अपेक्षा अगर सेल कठोर है तो कम टूटेगी। फिर धीरे धीरे इस तरह से अपर्दनात्मक प्रक्रियाएं होंगी और अपर्दनात्मक इन्हीं प्रक्रियाओं से निर्माण होगा, हिम सोपान का सीढ़ी नुमा आकृति बन जाएगी। दूसरी आकृति इसी से जुड़ी हुई है। हिम सोपान के बाद क्या पढ़ेंगे, पैटरनास्टर झील। पैटरनास्टर झील, पैटरनास्टर झील में क्या होगा, यही हिमखंड जब ऊपर से नीचे गिरेगा तो इस भाग में गड्ढा करेगा, यहां भी ऐसे ही हिम गड्ढा करेगा, यहां भी गड्ढा करेगा। तो एक जो गड्ढे होंगे उसमें बर्फ के जो टुकड़े होंगे जमा हो जाएंगे। धीरे धीरे बर्फ के टुकड़े जमा होने के बाद वो पिघलेंगे और पिघलने के बाद क्या होंगे, पिघलने के बाद क्या होंगे, जल के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी जल बन जाएगा। तो जल जब बन जाएगा और जल एक जगह स्थिर होगा तो उससे झीलों का निर्माण होगा। क्या, झीलों का उससे निर्माण होगा। तो इससे होते हैं पैटरनास्टर झील। इसके बाद नेक्स्ट एक आकृति हमें देखने को मिलती है, कौन सी आकृति है वो, फियोर्ड। हमें देखने को मिलता है फियोर्ड। फियोर्ड क्या होता है ये समझने का प्रयास करेंगे। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर, जैसे कि हम जानते हैं कि दक्षिणी ध्रुवों पर हमें अंटार्कटिका महाद्वीप देखने को मिलता है, वह भी बर्फाच्छादित है। इसी तरह से उत्तरी ध्रुवों पर हमें आर्कटिक महासागर देखने को मिलता है, वह भी बर्फाच्छादित है। तो जो फियोर्ड तट होंगे उच्च स्थानों पर ही हमें देखने को मिलेंगे और इन्हीं फियोर्ड तटों से क्या होंगे, जलमग्न जो हिमानीकृत घाटियां होंगी, उच्च स्थानों पर जो जलमग्न हिमानीकृत आकृतियां हैं, हिमानीकृत जो घाटियां हैं, उनको ही हम क्या कहेंगे, फियोर्ड तट कहेंगे। उनको हम क्या कहेंगे, फियोर्ड तट कहेंगे। समझने का एक बार प्रयास कर लेते हैं। यहां पर इस तरह से यह भाग है और यह भाग समुद्री जल है, यह भाग समुद्री जल है। यहां पर यह भाग हिमानी क्षेत्र का था। अब इसके बड़े बड़े शिलाखंड यहां इस भाग में आकर क्या करेंगे, तैरने का प्रयास करेंगे।
यहीं पर तैरेंगे। बाद में कुछ दूर तक इसके जो अवशेष होंगे यहां ले जाकर डिपॉजिट किए जाएंगे। इसे हम अवरोध कहेंगे, चौखटा कहते हैं। लेकिन ये चौखटा से पहले जो ये आकृति यहां बनेगी, हिमानी जहां जाकर और स्थल भाग यहां से शुरू होते हैं, इसके ऊपर बड़े बड़े शिलाखंड होते हैं। समुद्र के और स्थल का जहां मिलन होगा, कहां? उच्च स्थानों पर, उच्च अक्षांशों पर। याद रखें, उच्च अक्षांशों पर। उच्च अक्षांश क्या है? यानी उच्च अक्षांश मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुवों पर के पास यह आकृति हमें बनेगी। तो शिलाखंड बड़े बड़े यहां तैरते हुए हमें दिखाई देंगे, उसी को हम कहेंगे फ्योर्ड तट। फ्योर्ड तट यानी हिमखंड में ये डूबे रहेंगे, तट का कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन वास्तव में वह एक तट होगा। इसके बाद फ्योर्ड तट को हमने देख लिया। फ्योर्ड तट के बाद अपरदनात्मक स्थलाकृतियां जो हैं, उन से बनने वाले जितने भी स्थल थे हमने बता दिया। अब नेक्स्ट देख रहे हैं अपरदनात्मक के बाद निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां हैं, दो चार, उन्हें भी समझने का प्रयास करते हैं। तो हिमानी से निर्मित निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां। तो निक्षेपात्मक जो स्थलाकृतियां होंगी, उसमें सबसे पहली जो स्थलाकृति होगी वो हिमोड़ होगी। क्या होगी? हिमोड़। और हिमोड़ क्या होगा? जो हिमखंडों द्वारा जो निक्षेप किया जाएगा, वह उसी निक्षेप से निर्मित होगी हिमोड़। हिमोड़ निर्मित होगी कहां होगी? जब पहाड़ी क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में, अभी हमने देखा था कि बन रहे थे क्या? सर्क। सर्क के बाद का जो तटीय भाग होगा, वहां हिमोड़ का निर्माण हमें देखने को मिलेगा। हिमोड़ बेसिकली होते क्या है? जो हिमखंडों के द्वारा जो चूर्ण होता है, कंकड़ पत्थर होते हैं, उन पदार्थों को लाकर एक जगह जो हिम नदी द्वारा लाकर जमा कर दिया जाता है, उसी निक्षेप को हम हिमोड़ कहते हैं। उसी निक्षेप को हम हिमोड़ कहते हैं। हिमोड़ कई तरह के होते हैं। एक अंतिम या अंतस्थ हिमोड़ होता है, जो हिमानी क्षेत्र के अंतिम भाग में बनता है। क्या? जैसे कोई यह भाग हिमालय क्षेत्र का है और इस हिमालय क्षेत्र में यहां लाके डिपॉजिट की जाएगी हिम नदी द्वारा। तो अंतिम भाग में जब बनेंगे तो यहां अंतिम हिमोड़, मध्य भाग में बनेंगे तो मध्यस्थ हिमोड़। क्या? मध्यस्थ हिमोड़। फिर नेक्स्ट मध्य भाग में बनेंगे तो मध्यस्थ हिमोड़। जब इसके पार्श्विक भाग में, जो ऊपर का पार्श्विक भाग है जहां से हिमालय निकल रही है, वहां पर जब बनेंगे तो इसे क्या कहेंगे? चोटी का जो ये, मान लीजिए ये पहाड़ी एरिया है और पहाड़ी एरिया के पार्श्व में बिल्कुल बाद बनेगा तो इसी को पार्श्विक क्या कहेंगे? पार्श्विक हिमोड़ कहेंगे। तो इस तरह से हिमोड़ का निर्माण होगा। फिर नेक्स्ट बात कर रहे हैं, हिमोड़ के बाद हमें देखने को मिलता है ड्रमलिन। क्या मिलेगा? ड्रमलिन। ड्रमलिन क्या है? ड्रमलिन बेसिकली एक अंडे के क्या होते हैं? जो अंडे को आधा काट दिया जाए या नाव के उल्टा कर दिया जाए, मान लीजिए नाव को उल्टा कर दिया जाए या अंडे के एक भाग है, इस तरह से अंडा है और काट लिया जाए उसे, तो इस तरह से उसकी आकृति हमें उल्टा करके देखने पर जो ये टीले के रूप में दिखाई देगी, इसी को हम कहेंगे, क्या कहेंगे?
इसी को हम कहते हैं ड्रबलिन। और यह क्यों ऐसा होता है? क्योंकि छोटे छोटे जो पत्थर के टुकड़े होंगे, जो छोटे छोटे गुलास मृत्तिका जो मिट्टी होगी उससे जो निर्मित होंगे, उसी से क्या होंगे, और इनके भाग क्या होंगे, खड़े ढाल वाले होते हैं। ढाल इनकी ज्यादा दिखाई दे रही होगी, इस तरह से होगी, और यही भाग हमें दिखाई देने पर लगेंगे दूर से कि ये क्या है, ड्रमलिन है। एक अंडे के आकार की आकृति हमें देखने को मिलेगी। ऐसे हजारों होते हैं, तो इसे हम अंडे की टोकरी के रूप में भी हम जानते हैं। क्या है? अंडे के टोकरी के रूप में भी इसे हम जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, हिमोड ड्रबलिन हो गया, उल्टी नाव की आकृति जैसी हमें मिल रही है। कैसी? उल्टे नाव की आकृति जैसे हमें देखने को मिल रही है। यहां इस तरह से बना लेंगे इसका चित्र। और यह क्या होगा, जो कंकड़ पत्थर जो इसके द्वारा लाए गए, हिम नदी द्वारा जो लाए गए मिट्टी हैं, जो कंकड़ पत्थर हैं, क्योंकि बड़े बड़े चूर्ण तो बहा लिए जाएंगे, जो बड़े बड़े पत्थर हैं हिम नदी द्वारा उसे तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, लेकिन जो बारीक कण है उसे एकत्रित कर दिया जाएगा, और एकत्रित करने के बाद ये इस तरह से उल्टे नाव की आकृति की तरह हमें दिखाई देगी। तो उसे हम कहेंगे हिमोड। क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे हिमोड। और यह एक छोटे टीले के रूप में हमें दिखाई देता है ना। फिर इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे, हिमोड के बाद ड्रमलिन के बाद बात करेंगे हम एस्कर की। एस्कर क्या है यह भी समझेंगे। जब कोई हिमनदी बह रही हो और हिमनदी में जो जलोढ़ निक्षेप हैं, उनसे सकरे सर्पिलाकार आकार के जो कटक होते हैं, उन कटकों में क्या होंगे, बहुत सारे ऐसी स्थलाकृतियों का निर्माण होगा। कैसे स्थलाकृतियों का? एक माला रूप में, बीच बीच में मान लीजिए इस तरह से कैसी आकृति बनेगी, चूंकि हिम चलेंगे तो बीच बीच में इस तरह से आकृति का निर्माण करेंगे। इसी आकृति को हम क्या कहेंगे? एस्कर कहेंगे। ऐसी आकृति जब बनेगी, हिम नदी द्वारा जब इस तरह से आकृति का निर्माण होगा, तो इसे हम एस्कर कहेंगे। यह बेसिकली यातायात के लिए बड़े महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसमें सड़कों का निर्माण करना बहुत इजी होता है, क्योंकि यह भाग यहां से मान लीजिए सड़क कोई निकालनी हो तो आसानी से पुल बन जाता है। फिर नेक्स्ट बात कर रहे हैं एस्कर के बाद केम की। क्या? केम। केम क्या है इसे समझने का प्रयास करेंगे। केम, जब हिम नदी के अग्रभाग में, यानी पहले आगे ही अग्रभाग पर हिम के पिघलने के कारण कुछ मलवा निक्षेप का ढेर जमा हो जाए, तो मलवा निक्षेप हो जाए, तो उसी को हम कहेंगे, क्या कहेंगे? उसी को हम कहेंगे केम। और केम के अंतिम जो भाग होंगे वह मोरेन से थोड़ा सा मिलते जुलते रहेंगे, इसलिए यहां से भी हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। केम की जो रचना होती है, हमने बताया कि क्या होंगे, जो हिम नदी द्वारा लाए गए जो कंकड़ पत्थर हैं, उसमें से रेत और बजरी
रेत और बजरी से निर्माण होगा किसका? केम का निर्माण होता है। ये पर्वतीय क्षेत्र में अग्रभाग में, हिम नदी के अग्रभाग में ही निक्षेपण प्रक्रिया के द्वारा जो रेत और बजरी है इनका जमाव हो जाता है, जिससे इसका निर्माण होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे केटिल या हमक की। इसे भी देखेंगे, केटिल या हमक। केटिल या हमक क्या है इसे भी समझेंगे। केम के विपरीत केटिल क्या होता है? एक गर्त का निर्माण होगा और उस गर्त में जब बड़े बड़े टुकड़े, उसी में बड़े बड़े टुकड़े जब बनेंगे, जैसे यह तो जमाव की प्रक्रिया यहां हो रही थी, और इस जमाव की प्रक्रिया में जब ये बड़े बड़े टुकड़े रेत और बजरी से जब बड़े बड़े टुकड़े जाकर जमा हो जाएंगे तो उसे हम कहेंगे केटिल। क्या कहेंगे? उसे हम केटिल कहेंगे। और यह क्यों ऐसा हम कहेंगे? चूंकि जो हिम नदी के मध्य भाग में है उसमें देखने पर हमें ये छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे टीले के रूप में हमें दिखाई देने लगते हैं, तो इससे हम कहते हैं केटिल या हमक। इतनी सारी बातें हिम नदी से निर्मित स्थलाकृतियों की थी, जिसमें अपरदनात्मक स्थलाकृतियां और निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां हमने पढ़ा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों तक। दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।